तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी मैं सुनाऊं भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस की मौत की, उस रहस्यमय मौत की। उस मौत को लेकर बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत को भी उससे जोड़ रहे हैं। तो वो पूरी कहानी क्या है, उससे पहले आज रात इंडियन टाइम के हिसाब से अराउंड 11:45 पौने 12 बजे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वहां के किसी मौजूदा या एक्स प्रेसिडेंट को किसी क्रिमिनल केस के लिए कोर्ट में पेश होना है। बहुत सारे लोगों ने मेल पे लिखा था कि इसकी जानकारी दे, तो मैंने कहा कि इसकी जानकारी आपको दे दूं कहानी सुनाने से पहले। दरअसल ये पूरा मामला जो है, कोर्ट में क्या क्या आरोप तय हुए अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन 30 से 35 ऐसे केसेस हैं जो उनके बिजनेस से और बाकी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिस पर सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शुरुआत जिस मामले की हुई है वो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में, आपको पता होगा, अमेरिकी चुनाव उन्होंने लड़ा था और उसमें वो जीते भी थे। तो उसी चुनाव के कैंपेन के दौरान उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक अमेरिकी पोर्न स्टार जो अश्लील फिल्मों में काम किया करती थी, उसको $1,30,000 अपने वकील के थ्रू दिया था ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। और वही मामला अब सामने आया। अब किसी को, किसी पोर्न स्टार को $1,30,000 देना, क्या ये जुर्म है अमेरिका कानून में, या ये पैसा देना गलत था? इन सारी चीज़ों पर बहस हुई। तो पूरी कहानी कुल मिलाकर यूँ है कि जब ये इल्ज़ाम लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोर्न स्टार को पैसे दिए हैं, तो सबसे पहले वहाँ की जूरी तक ये मामला गया। और जो ग्रैंड जूरी है, अब जूरी वहाँ जो सिस्टम है हमारे देश से थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ कोर्ट है, अदालत है, उसमें जज होते हैं। अमेरिका में ये होता है कि एक तो कोर्ट है ही है, जज हैं वहाँ, लेकिन उससे पहले जूरी होती है, ग्रैंड जूरी। वह अमेरिका के आम नागरिक उस जूरी के मेंबर होते हैं। तो उनके पास गया कि एक पोर्न स्टार को डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से ठीक पहले मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 दिए। क्या ये क्राइम है और क्या इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए? ग्रैंड जूरी जो, यानी कि अमेरिका के जो आम नागरिक, अलग अलग लोग, उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस चलाने का ये, इस पूरे मामले में कई सबूत हैं। तो ग्रैंड जूरी के इसी फैसले के बाद लास्ट थर्सडे को पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के किसी एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर क्रिमिनल के मुकदमा चलेगा, क्राइम का। अब ये मामला क्या है? तो मामला ये है कि एक अमेरिका की बहुत ही चर्चित पोर्न स्टार, उनका नाम है स्टॉर्मी डैनियल्स। स्टॉर्मी डैनियल्स ने एक दावा किया था कि 2006 में वो एक बार डोनाल्ड ट्रंप से मिली, पहली बार, और किसी एक वो जो चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। तब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं थे और पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे, लेकिन एक कामयाब बिजनेसमैन थे, बेशुमार दौलत थी। और 2006 में जब पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद कहते हैं कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की उम्र करीब 60 साल थी और स्टॉर्मी की उम्र करीब 30-32 साल। तो पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल ने यह दावा किया कि जब पहली बार मुलाकात हुई एक होटल में, तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में संबंध बने और फिर इसके बाद वो कई बार मिले, बात आई गई होगी। अब धीरे धीरे वक्त बीता, डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव में उतरने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बन गए। 2016 में कहते हैं कि अपने इस रिश्ते को, अमेरिका में ये बहुत होता है, जो बड़े स्टार और ये होते हैं वो वहाँ के मीडिया, अखबार या टीवी को अपना इंटरव्यू अच्छे खासे पैसे पे बेचते हैं। तो स्टॉर्मी डैनियल ने भी ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को जाहिर करने के लिए किसी चैनल और अखबार से कांटेक्ट किया। ये बात ट्रंप तक पहुंची। फिर ट्रंप ने, उस वक्त इलेक्शन का माहौल था, कैंपेनिंग चल रही थी, ये बात उनके कैंपेनिंग पे असर डाल सकती थी कि एक पोर्न स्टार के साथ उनके रिश्ते हैं, तो रिलेशनशिप में थे दोनों। तो इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने एक वकील के ज़रिए
डैनियल्स का मुंह बंद करने के लिए उसको 1,30,000 रुपये का एक चेक दिया, डॉलर का, सॉरी। तो ये चेक दिया और उसके बाद वो चुनाव जीत गए। तो अब सवाल ये है कि एक पोर्न स्टार को उन्होंने 1,30,000 का चेक दिया, इसमें गलत क्या है? अमेरिका के कानून के हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? उन्होंने ये जो चेक दिया, उन्होंने दिखाया कि वो अपने एक वकील मिस्टर कोहेन है, उनको उनकी वकालत की फ़ीस के तौर पर ये $1,30,000 का चेक काटा है, जबकि ये $1,30,000 का चेक उस पोर्न स्टार को गया है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे ट्रंप के साथ रिश्ते को लेकर। तो पैसा देना गलत नहीं है, लेकिन पैसा का जो हिसाब था कि उन्होंने अपने जो वहाँ उनके जो फाइनेंस देखते हैं कि वो दिखा दिया कि ये हम एक वकील की फ़ीस के तौर पर दिया, तो फीस थी नहीं। अमेरिका में इसको लेके बड़ा सख्त कानून है। क्यों? क्योंकि ये है कि आपने अपने दस्तावेज़ों के साथ हेर फेर किया है। जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा बिजनेस है, फिर उसमें यह है कि आपने नियमों का उल्लंघन किया, पैसे किसी और की वजह से दिए गए थे और आपने कहीं और दिखाया, तो एक तरह से पैसे की चोरी या उस तरीके से की चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ये कि दस्तावेज़ों के साथ हेर फेर किया, तो ये एक उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगा। दूसरा ये लगा कि आपने उस पोर्न स्टार को ये पैसे इसलिए दिए ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। तो कायदे से वहाँ की जो चुनावी नियम है उसका भी उल्लंघन किया आपने। वो कैसे? वो ऐसे कि आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने बारे में आपने झूठ बोला और आपकी सच्चाई कुछ जनता तक ना पहुँचे, उसको छुपाने के लिए आपने एक तरह से रिश्वत दी। तो आपने चुनावी नियमों का भी उल्लंघन किया और वोटर्स को अपने और उस डैनियल्स के जो रिश्ते थे उनसे वो छुपा लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। ग्रैंड जूरी ने कहा कि आप दोषी हैं। अब इसके बाद उनकी आज रात को पेशी है। इसके अलावा अभी तक ये नहीं कि उनके ऊपर आरोप क्या लगेंगे, ये तो अभी सारी मीडिया में चल रही है, लेकिन कहते हैं 30, 32 या 35 ऐसे और आरोप हैं जो इसी उनके पेशे से, उनके बिजनेस से, या फिर आपको याद होगा एक वायलेंस हुआ था वहाँ पे, उसको एक और भी है कि जब वो प्रेसिडेंट से हटे, वाइट हाउस से निकले, तो उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो क्लासिफाइड थे वो अपने साथ अपने घर ले गए, वो भी गलत था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अब आज तय होगा रात को कि क्या क्या किया जाए। लेकिन एक समझौता हुआ है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप चूँकि एक्स प्रेसिडेंट हैं तो उनको हैंडकफ नहीं किया जाएगा, यानी हथकड़ी पहना कर नहीं लिया जाएगा। दूसरा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और साथ ही एक मग शॉट लिया जाएगा। आपको याद होगा अपने भी देश में नहीं, दुनिया में हर जगह जहाँ कोई जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है किसी भी केस में, क्रिमिनल केस में अपराधी होती है, तो उसकी एक तस्वीर खींची जाती है। एक सामने से फेस होता है और एक साइड प्रोफाइल होता है। तो एक अपराधी की तरह अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी मग शॉट लिया जाएगा, यानी फ्रंट तस्वीर और लेफ्ट प्रोफाइल। तो ये भी एक शर्मनाक बात होगी कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी एक्स प्रेसिडेंट के साथ ऐसा होगा। लेकिन क्या वो जेल जाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ऐसा लगता है कि आरोप तय होंगे, कौन जज इसकी सुनवाई करेगा ये आज तय होगा, और इसके बाद वो फिर रात को ही शायद अपने घर वापस लौट जाएंगे, जो दूसरे स्टेट में जहाँ वहाँ मीडिया से बात भी करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया जाए। लेकिन अब ये है कि मान लीजिए अगर उनको सज़ा हो गई इस मामले में, तो फिर क्या होगा? क्योंकि 2024 अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पर एकदम बिल्कुल आगे हैं। तो अगर उनको सज़ा हो जाती है तो क्या होगा? तो अगर सज़ा भी हो जाती है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव जीत गए तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। क्योंकि अमेरिकी कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो बेशक जेल में है और अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, तो वो जेल के अंदर से रहकर भी अपने राष्ट्रपति की पूरी जिम्मेदारी को निभा सकता है। जैसे अपने यहाँ है कि अगर किसी भी क्रिमिनल केस में 2 साल से ऊपर की आपको सज़ा हो गई तो अगले 8 साल या 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी संवैधानिक पद पर आप नहीं बैठ सकते। लेकिन अमेरिका में नहीं है। वहाँ ये कि एक शख्स जो जेल में है वो जेल में बैठ कर भी चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद वो जेल से ही बाकायदा एक तरह से पूरा व्हाइट हाउस चला सकता है। तो ये वहाँ का कानून है। तो अगर सज़ा भी हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में चुनाव लड़ने या फिर जीतने के बाद प्रेसिडेंट बनने में अड़चन नहीं आएगी।
लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें, ख़ासतौर पर मीडिया की निगाहें आज रात न्यूयॉर्क पर टिकी हैं। वो पहुंच चुके हैं वहाँ, डोनाल्ड ट्रंप, और अपने ट्रंप टावर में हैं। और वहाँ के टाइम के हिसाब से 11 बजे उन्हें कोर्ट में पहुँचना, और हमारी टाइमिंग जो है वो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से रात करीब 11:45 पौने 12 बजे। तो इसमें जो भी होगा आप तक तो जानकारी पहुँच ही जाएगी, बाकी मैं कल अपडेट कहानी में दूंगा। अब आता हूँ आज की कहानी के ऊपर। भोजपुरी फिल्म की एक एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे बनारस के एक रेस्टोरेंट, बल्कि होटल में उनकी लाश मिलती है 26 मार्च की सुबह। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीता है। करीब 26-27 साल की उम्र आकांक्षा दुबे की, और भोजपुरी फिल्मों की एक बहुत ही उभरती हुई अदाकारा, कहते हैं कि बेहतरीन डांसर, और एक दो यूट्यूब पे तो उसके गाने के जो गाने हैं वो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं। 2-3 सुपरहिट फिल्मों में काम किया। और भोजपुरी फिल्म एक और अगली जो उनकी थी, कि जो फिल्म का नाम है लायक नहीं नालायक हूँ मैं, इसकी शूटिंग के लिए वो यूपी गई हुई थी। 21 तारीख तक उनकी शूटिंग बनारस के करीब कहीं और थी। 21 को शूटिंग खत्म करने के बाद 22 तारीख को वो बनारस पहुंचती हैं, और बनारस में आकर पूरी टीम जो है, यूनिट है, वो एक होटल में चेक इन करती है। 22 तारीख की चेकिंग होती है। 23 तारीख को फिर शूटिंग होती है। इसके बाद 24 को शूटिंग नहीं होती है। 24 की ही रात को एक पार्टी थी, एक बर्थडे पार्टी। तो मुंबई से बनारस आने के बाद अब जो आखिरी शूटिंग थी वो वाराणसी में थी, और बनारस में ही सोमेंद्र रेजिडेंसी एक होटल है, वहाँ पे पूरी यूनिट ने चेक इन किया, और आकांक्षा दुबे रूम नंबर 105 में रुकी। तो 22 को पहुंची, 23 को शूटिंग थी, 24 को कोई शूटिंग नहीं थी, और फिर 25 तारीख को एक पार्टी थी, एक बर्थडे पार्टी थी इस होटल से दूसरी जगह कहीं। आकांक्षा दुबे उस पार्टी में गई। पार्टी में जाने के बाद देर रात वो अपने होटल वापस लौटती हैं। जब वो वापस लौटी तब लड़खड़ा रही थी, हो सकता है शायद अल्कोहल की वजह से। उनके साथ एक और शख्स था। वो कमरे तक जाता है, करीब 17 मिनट तक वो शख्स उस कमरे में रुकता है। उसके बाद वो बाहर आता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये सैटरडे की रात थी। अब अगले दिन संडे को सुबह शूट था उस फिल्म का। सुबह जो है अब अगले दिन जब होते हैं, तो जो मेकअप आर्टिस्ट आकांक्षा दुबे का, उसे पता था कि इतने बजे शूट पे जाना है। डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया कि आप अपनी हीरोइन को लेकर आइए। तो जो मेकअप आर्टिस्ट है वो जाता है और आकांक्षा दुबे के कमरे की घंटी बजाता है, लेकिन काफ़ी देर तक बजाने के बावजूद अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर वो आकांक्षा के मोबाइल पे कॉल करता है, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर तक वो वेट करता है, फिर वापस घंटी बजाता है, फिर दरवाज़ा नहीं खुलता, फिर फ़ोन मिलाता है, फ़ोन नहीं उठाता। काफ़ी वक्त हो गया। अब उसे थोड़ा डाउट होता है। वो नीचे जाता है मैनेजर के पास और बताता है सारी बातें। वो कहता है आपके पास मास्टर की है तो आप उससे खोलिए, अब इसके CCTV फुटेज है। अब वो मैनेजर साहब आते हैं, साथ में 3-4 और लोग हैं, और एक फीमेल है साथ में, वो भी शायद यूनिट की हिस्सा थी आकांक्षा दुबे की। दरवाजे पर खड़े होकर मैनेजर साहब दर्जनों चाबी इस्तेमाल कर लेते हैं, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। और सामने दिख रहा है कि एक स्टाफ बाकायदा एक बड़े से बर्तन में, एक तरह से कोई पॉट था, उसमें अनगिनत चाबियाँ, वो एक एक चाबी ट्राई कर रहे हैं, फिर अपनी जेब में रख रहे हैं। CCTV में है साफ, लेकिन खुल नहीं रहा। कई मिनट बीत जाते हैं। इसके बाद आखिरकार एक चाबी काम कर जाती है, दरवाज़ा खुलता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, पीछे जो एक महिला खड़ी हुई थी, सबसे पहले क्योंकि कमरे के अंदर आकांक्षा थी, ना मालूम वो किस हाल में हो, तो वहाँ पे इसका लिहाज भी करना था, तो कोई भी मेल अंदर नहीं जाता। सबसे पहले वो लेडी जो शायद आकांक्षा की टीम की मेंबर थी, वो अंदर जाती है, लेकिन उसने एक कदम ही अंदर रखा था कि वो चीखती है। तब तक बाहर खड़े लोगों की नज़र अंदर झांकती है, और वो जब देखते हैं तो उनमें से भी 1-2 उल्टे पैर वापस भागता है। शायद वो पुलिस को फ़ोन करने गया था। पुलिस पहुंचती है। अब अंदर का मंजर ये है कि होटल के उस कमरे में एक बेड है। बेड के बाईं तरफ
बिल्कुल किनारे में आकांक्षा बैठी हुई, बाकायदा बैठी हुई है। उसके गले में एक फंदा कसा हुआ है, फंदे का दूसरा सिरा ऊपर पंखे में है, और वो सूट पहने हुई है नीले रंग का शायद, क्योंकि वो पूरी तस्वीर उस वक्त की, और वो जो मैंने तस्वीर देखी उसी हिसाब से आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो वो बिल्कुल बेड के इधर एज पे बैठी हुई है और बाकायदा बैठी हुई है, और बिना किसी सहारे के, क्योंकि शायद उसका जो सहारा है वो ऊपर जो गले में फंदा है वो उसको गिरने नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से है वो क्लियर है कि बेड पे बैठी हुई है, और उसी हालत में पुलिस को मिली। फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, पता चला कि वो दम तोड़ चुकी है। इसके बाद खबर दी गई। आकांक्षा के फैमिली वाले मुंबई में रहते हैं, माँ और बाकी लोग फिर वहाँ से फौरन भागे। अब इधर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, पूरे कमरे की छानबीन कर ली, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आकांक्षा के मोबाइल और सोशल मीडिया प्रोफाइल से हाँ एक वीडियो मिला जो शायद मरने वाली रात का था, उसमें वो रो रही है। उससे पहले के कुछ और भी वीडियो मिले, लेकिन उस वीडियो में वो रो रही। अब पुलिस ने तफ्तीश की, पेरेंट्स आए, इसके बाद इल्ज़ाम लगने शुरू हुए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आकांक्षा बेड पर बैठी है, फंदा कसा हुआ है, तो क्या बेड पर बैठकर कोई शख्स खुदकुशी कर सकता है? अब इस केस में ये सुसाइड है या मर्डर, ये मैं भी आपको मतलब क्लियर कट नहीं बता सकता, इसलिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन 2-3 चीज़ें बताऊंगा, उससे आपको इशारा मिलता चलेगा। एक, इंसान बैठकर खुदकुशी कर सकता है, ये मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया, इवन लेट कर भी कर सकता है। दूसरा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये बताया कि दम घुटने से मौत हुई है। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आई, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ गले में निशान मिले हैं जो शायद हैंगिंग के निशान हैं। बाकी पूरे जिस्म पर कहीं भी एक भी चोट का कोई निशान नहीं मिला है। इसका मतलब है कि मौत से पहले कोई गुत्थम गुत्थी या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। होटल की जो सीसीटीवी कैमरा है उसके हिसाब से रात को जब वो लौटी तो शायद पार्टी में उन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, इसलिए लड़खड़ा रही थी। एक शख्स साथ में आया था जो 17 मिनट तक रहा था और उसके बाद वो चला गया। अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने उसकी शिनाख्त की, फिर उससे पूछताछ की। वो फिलहाल बेकसूर और बेदाग निकला है। उस शख्स ने बताया कि उसने सिर्फ लिफ्ट दी थी होटल तक आकांक्षा को, और पुलिस ने उसके सारे मोबाइल डिटेल ये सारी चीज़ें खंगाली। तो वो जो इंसान है जिसको शुरू में सस्पिशियस माना जा रहा था, वो लगभग पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो अब सवाल सुसाइड नोट है नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस मानकर चल रही है सुसाइड है, लेकिन क्यों? अब माँ ने आकर और फैमिली वालों ने फिर कुछ बातें बताई, तब उसके बाद बनारस पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। नाम आया 2 लोगों का, एक समर सिंह, ये भी भोजपुरी के एक नामचीन सिंगर हैं और बहुत सारे वीडियोस में आते हैं, और आकांक्षा के साथ बहुत सारे वीडियो में काम किया है। बल्कि लास्ट अभी 14 फेब वैलेंटाइंस डे पे आकांक्षा ने 2 पोस्ट किए थे, उसमें वो समर सिंह के साथ थी और हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी उसको लिखा था अपने पोस्ट में। और ये था कि दोनों बेहद करीब हैं एक दूसरे के काफ़ी वक्त से। लेकिन जो दूसरी कहानी आई वो ये आई कि समर सिंह अपना वीडियो और एल्बम ये सब बनाता और आकांक्षा उसके इस वीडियो एल्बम में काम भी किया करती। दोनों की जोड़ी को लोग पसंद भी करते थे, लेकिन घर वालों का ये था कि समर सिंह नहीं चाहता था कि आकांक्षा किसी और डायरेक्टर या म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी और एल्बम में काम करे या किसी और के साथ दूसरी फिल्मों में काम करे। वो चाहता था कि वो सिर्फ उसके लिए काम करे। दूसरा, उसने लगातार कई काम किए लेकिन वो उसे पैसे नहीं देता था। ये आकांक्षा की माँ के इल्ज़ाम है, और वो जब भी मांगती थी पैसे तो वो उसे धमकाता था। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को, जिस दिन आखिरी शूटिंग थी बनारस के बाहर, उस दिन शूट कर रही थी आकांक्षा, और तभी उसने देखा कि समर सिंह का एक करीबी है संजय सिंह, वो एक नई गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा। तो इनका कहना था कि इसने बोला आकांक्षा दुबे से कि आप लोग दूसरे के पैसे पे ऐश कर रहे हो। तो मतलब ये था कहने का उसका कि आप हमारा पैसा, हमारी मेहनत आना तो आप दे नहीं रहे हो, खुद के लिए गाड़ी और ये ख़रीद रहे हो। तो उसने कहा कि इसके बाद उसके पास धमकी आई, जो समर सिंह है सिंगर, कि जान से मार डालेंगे। और उसने अपनी माँ को ये बात बताई और माँ ने ये पुलिस को बताई। और उसके बाद उसी दिन ये शूट ख़त्म हुआ और नेक्स्ट डे ये बनारस पहुँच गई। बनारस में 22 को रही, 23 को शूट हुआ, 24 को नहीं थी, 25 की पार्टी थी और
26 की सुबह लाश मिलती है। अब इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज किया उधर समर सिंह गायब, संजय सिंह गायब। अब पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही है। 8 दिन तो हो चुके हैं, 8 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन उन दोनों का कोई सुराग नहीं। लगभग यूपी के हर बड़े शहर, यहाँ तक कि बिहार के पटना वटना में भी ढूंढ मारा, लेकिन समर सिंह, संजय सिंह नहीं मिला। आजमगढ़ के पास एक गांव का रहने वाला है समर सिंह। 3 भाई हैं। पिता की कहते हैं हत्या हो चुकी, माँ भी इस दुनिया में नहीं है। और भोजपुरी गायकों और वीडियो में अच्छा खासा नाम है वो। अब एक शक ये जताया जा रहा है कि वो भारत से होते हुए नेपाल और फिर शायद बैंकॉक न चला गया हो, लेकिन पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, यानी एयरपोर्ट पे वो पहुंचेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। 3 साल की उम्र थी आकांक्षा दुबे की जब उसके माँ बाप उसे यूपी से मुंबई ले गए थे। यूपी की रहने वाली थी। वहाँ पे इसके पिता बिजनेसमैन हैं आकांक्षा के, और वो चाहते थे कि उनकी बेटी यूपीएससी क्लियर करके एक पुलिस अफसर बने, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में जाए। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, वहीं से स्कूलिंग की मुंबई से 12th में, लेकिन उसका यूपीएससी और इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। उसे मॉडलिंग और फिल्मों में किस्मत आजमानी थी, और इसी में कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की। शुरुआत हुई टिकटॉक, आपको याद होगा, अब तो बैन इंडिया में, जब इंडिया और चाइना के रिश्ते ख़राब हुए उसके बाद बैन कर दिया गया। तो टिकटॉक एक ज़माने में बहुत पॉपुलर था, तो उसी टिकटॉक पे वो अपनी रील्स और ये सारी चीज़ें बनाती, उससे काफ़ी वो पॉपुलर हुई। फिर इंस्टाग्राम पर आई, पॉपुलर हुई, और इन्हीं चीज़ों को देखकर फिर कुछ भोजपुरी डायरेक्टर इन लोगों ने अप्रोच किया, और फिर उसे भोजपुरी फिल्मों में काम मिला। और उसने इसके बाद कई, जैसे कसम पैदा करने वाले की 2, इसके अलावा वीरों के वीर जैसी फिल्मों में काम किया, और ये काफ़ी हिट फिल्में हुई। और अभी अब जैसे नालायक नहीं लायक हूँ मैं की शूटिंग कर रही थी, और ख़ास तौर पर भोजपुरी वीडियो एल्बम में काफ़ी पॉपुलर। तो टिकटॉक के ज़रिए फिल्मी पर्दे तक और म्यूज़िक एल्बम तक पहुंची अक्षरा, और करियर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब अचानक एक होटल के कमरे में बेड पर अक्षरा की लाश, आकांक्षा की लाश मिलती है। अब सवाल ये है कि आकांक्षा दुबे की इस सुसाइड के पीछे अगर खुदकुशी है तो, क्योंकि अभी तक पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये खुदकुशी है, लेकिन अगर ये मर्डर है तो फिर उसका रीज़न क्या, और सुसाइड है तो रीज़न क्या, दोनों ही मामलों में रीज़न आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें एक कहानी जो निकल कर आ रही है वो ये है कि लास्ट जो फेब में वैलेंटाइंस डे पे जो पोस्ट किया था अक्षरा ने, सॉरी बार बार कहता हूँ, माफ़ चाहता हूँ, आकांक्षा ने, तो आकांक्षा ने जब पोस्ट किया उसमें उसने समर सिंह के साथ अपने रिश्ते को एक तरह से जाहिर किया था, लेकिन समर सिंह ने कभी भी इस रिश्ते को ओपनली जाहिर नहीं किया आकांक्षा के साथ। एक खबर ये आई कि हाल में ही समर और आकांक्षा के बीच में ब्रेकअप हो गया, इन दोनों के रिश्ते टूट गए, और इसके बाद आकांक्षा पे इसका गहरा असर पड़ा। एक दूसरी ये भी है कि आकांक्षा ने बीच में कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था इस म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री से। उसकी वजह ये थी कि उसे कई लोग ताना मारते थे कि तुम्हें ठीक से डांस नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, और उस वक्त वो डिप्रेशन की दवा भी ले रही थी। और अब कहते हैं कि समर सिंह के साथ जब उसने अपने रिश्ते को जाहिर किया, उसके बाद ये ब्रेकअप हो गया, इस ब्रेकअप से वो टूट गई, और शायद इसीलिए उसने अपनी जान दे दी, अगर खुदकुशी है तो फिर बात में वहीं पे कहानी आ जाती है बार बार कि डिप्रेशन, उदासी, और उसके बाद इस तरीके का फिर कदम, मतलब खुदकुशी अगर है तो फिर वही है, बार बार जो कहता हूँ कि खुदकुशी कोई हल नहीं है, और अगर मर्डर है तो फिर क्या ये ब्रेकअप की वजह से और उसी की साजिश के तहत आकांक्षा दुबे का कत्ल हुआ है? ये दोनों चीज़ें अभी सवालिया निशान है। लेकिन अगर यूपी पुलिस की माने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने, तो उनका यही कहना है कि ये एक सुसाइड का केस है, क्योंकि कहीं पे भी जिस्म पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। गले में जो हैंगिंग है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैंगिंग में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। हाँ, कुछ खाने पीने में या पॉइजनस चीज़ तो नहीं दी गई, उसके लिए जो विसरा है वो जांच के लिए भेज दी गई है, लेकिन अभी तक विसरा की रिपोर्ट आई नहीं, और इतनी जल्दी आती भी नहीं है, 15-20 दिन लगेगा। लेकिन पुलिस का एक तरफ ये कहना है कि वो समर सिंह और संजय सिंह के पीछे लगी है,
लेकिन फिलहाल पहली नज़र में मामला खुदकुशी का है। लेकिन दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे का परिवार और ख़ासतौर पर उनकी मां का कहना है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, ये कत्ल का मामला और कातिल कोई और नहीं समर सिंह है। तो आगे जैसे ही समर सिंह गिरफ्त में आता है और इस केस में कोई अपडेट होगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। फिलहाल कहानी में इतना ही याद, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रमेश चौहान, इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रमेश, और ये कोल्हापुर से हैं। मोहम्मद जैन तौसीफ़ अहमद सिंधी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जैन, और ये तौसीफ़ सिंधी के बेटे हैं। साथ ही अनुष्का वशिष्ठ, 30 तारीख को 30 मार्च को इनका बर्थडे था और शायद मैं भूल गया, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अनुष्का, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, एंड थैंक यू सो मच उस मेल के लिए। इसके अलावा रिज़ा मलिक, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिज़ा। और अब्दुल कादिर ने भेजा है, बल्कि इनका 3 को था कल, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही आतिफा नाज, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मनोज लुखार, जे हॉस्पिटल शूट आउट केस की कहानी सुनना चाहते हैं, किसी दिन जल्दी सुनाता हूँ। सरफराज खान, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। गुरमीत सिंह ने कहानी की फरमाइश की है। शुभम सिंह, आज आकांक्षा दुबे की कहानी की फरमाइश करने वालों में से ये भी थे। सरिका पावड़े सरोदे, इन्होंने 3 कहानियों की फरमाइश की और मैं कोशिश करूंगा सरिका जी जल्दी पूरी करूं। महेंद्र सिंह राठौड़ निम्बावस, थैंक यू सो मच महेंद्र साहब। इसके अलावा डॉक्टर शाहरुख, ये जॉर्जिया में हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं। सैमुअल रोजी अपडेट मैं आपको जल्दी देता हूं। इसके अलावा आशीष मिश्रा हैं और ये भी यूके में हैं, इंग्लैंड, और स्टूडेंट हैं शायद नॉटिंगडम में यूनिवर्सिटी में। तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।